नेब के कवानीन खत्म करवाए, इन्होंने नेब के केसेस खत्म करवाए। कराची की कप्तानी, फील्डिंग और प्लानिंग नाहल यकीनी तौर पर नाकाम हो गई। आमिर को आप पहले तो खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही थी, गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती हमें। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। गुड न्यूज मिल सकती है कैंसेरियंस वालों को, स्कॉर्पियो वालों के लिए ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है। लो बजट जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं तो हमें लगता है कि इससे स्किन खराब होगी। मेकअप देखकर मुझे तो सारी चीज़ों से घबराहट होती है कि कौन होते हैं लोग जो ये सब चीज़ें करते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं कि आप सब बखैरियत होंगे और अपने अपने घरों में और काम पे जो लोग जा रहे हैं वो भी खैरियत से पहुंच गए होंगे। अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज के दिन वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे मनाया जाता है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड वाइड ये दिन मनाया जाता है। आज रूह और जिस्म के दरमियान ताल्लुक़ से मुताल्लिक आगाही का दिन है, क्योंकि यही ताल्लुक़ क़ुव्वत इरादी को जन्म देता है। और यकीन जाने क़ुव्वत इरादी से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। और इस वक्त की जो हमारी कौम को बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि जिन माशी हालात से हमारा मुल्क दो चार है, इस वक्त कौम ने ये हालात तारीख़ में पहले कभी नहीं देखे होंगे। महंगाई का जो हाल है, जो परेशानी है, इस सब से सिर्फ आप अपनी क़ुव्वत इरादी से ही निपट सकते हैं। तो आइए आज के दिन ये तहैया करते हैं कि हम बतौर कौम इन मुश्किल हालात का डट कर सामना करेंगे, इस महंगाई के तूफान से उभर कर बाहर आएंगे और फिर दुनिया भर में हमारी कामयाबियों के किस्से ज़बान ज़द आम हो जाएंगे इंशाअल्लाह। ये तहैया हमारे साथ मिलकर कीजिए और उम्मीद रखिए कि इंशाअल्लाह हम इस मुश्किल दौर से भी गुजर जाएंगे। जब अल्लाह ताला खुशियाँ देता है, मुश्किल वक्त देता है, तो साथ साथ आसानी भी देता है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने शो की तरफ, नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। क्या हुकूमत पीटीआई की रेड लाइन क्रॉस करने वाली है? कप्तान की हिफाजती जमानत मुस्तरद होने के बाद खिलाड़ियों ने जमान पार्क के बाहर डेरे डाल लिए। आवाम महंगाई से परेशान है और हुकूमत का सारा ध्यान मसाइल के हल के बजाय मुखालिफिन को काबू करने पर है। कराची को होम ग्राउंड पर फिर शिकस्त, इस्लामाबाद ने बासानी 4 विकेटों से जीत समेट ली। अलबत्ता सोशल मीडिया पर मोहम्मद आमिर के चर्चे, पीएसएल के 5वें मार्के में पेशावर और मुल्तान टकराएंगे। पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम काबिलियत का इम्तिहान या याददाश्त का? तलबा को पढ़ाने के तरीकों में जिद्दत नागुज़ीर, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? बात होगी आज के प्रोग्राम में। सऊदी अरब में भी पाकिस्तानी खानों की धूम, गोला कबाब, हंटर बीफ और पूरियां बाजी ले गईं। हिना शुएब सऊदी होरेका प्लेटफॉर्म पर तीसरी पोजीशन हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करके आईं। जी, तो यानी कि पाकिस्तानी खानों के खूब चर्चे हैं, खूब धूम है। सऊदी अरब में भी जो हमारी शेफ हैं हिना, उन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़ दिया। पाकिस्तानी खानों लोगों को बहुत पसंद आए। मजीद आगे चल के बात करेंगे शो में इस हवाले से, लेकिन फिलहाल नजर डाल लेते हैं कुछ टॉप ट्रेंड्स पर। अगर हम टॉप ट्रेंड्स का जिक्र करें तो जमान पार्क पहुंचो भी टॉप ट्रेंड में शामिल है, क्योंकि इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के खदशे के पेश नज़र कप्तान के खिलाड़ी रात से जमान पार्क पहुंच रहे हैं। और टॉप ट्रेंड में अब तक 2,65,000 से जायद सारिफीन ट्वीट कर चुके हैं। इमरान खान की हिफाजती जमानत मुस्तरद होने के बाद से इमरान खान की गिरफ्तारी के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से कप्तान के खिलाड़ी अपने लीडर की हिफाजत के लिए जमान पार्क पहुंच चुके हैं और बहुत से पहुंच रहे हैं मुसलसल। इसलिए जमान पार्क पहुंचो टॉप ट्रेंड में शामिल है। लोग अपने कप्तान की हिफाजत के लिए वहाँ दिन रात भर से वहाँ पे खड़े हैं, ना दिन देख रहे हैं ना वो रात देख रहे हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ पे इस वक्त जमा हैं। आगे बढ़ते हैं अगले टॉप ट्रेंड की जानिब। तो अगला टॉप ट्रेंड कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड बमुकाबला कराची किंग्स ट्रेंड में शामिल है। टॉप ट्रेंड में कल से अब तक 12,000 से जायद सारिफीन इस पे ट्वीट कर चुके हैं। आपको याद आते चलेंगे, कल पीएसएल 2023 का चौथा मैच कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया था, जिसमें कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर मुसलसल दूसरी बार शिकस्त का मजा चखना पड़ा। इस्लामाबाद ने 19 ओवर में 4 विकेटों से कामयाबी हासिल कर ली थी। तो इस वजह से कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप ट्रेंड में शामिल है, क्योंकि पीएसएल के शायकीन है, डेफिनेटली क्रिकेट बहुत ज़्यादा शायकीन हैं जो लोग पीएसएल को कंटिन्यू फॉलो करते हैं, तो इस वजह से ये भी टॉप ट्रेंड में बना हुआ है।
और अगर मजीद आगे चलें तो बात करते हैं महंगाई की, क्योंकि मिनी बजट के नाम पर एक महंगाई का बम आवाम पे फेंक दिया गया है। महंगा दूध, महंगा आटा, महंगा पेट्रोल, आमदनी ना होने के बराबर है, तनख्वाह में गुजारा होना नामुमकिन हो गया है। लेकिन अवामी बेतहाशा मसाइल के बावजूद पाकिस्तान में सियासी रस्साकशी जो है वो मुसलसल जारी है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरा करने और रुकन कौमी असम्बली पर हमले के केस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त में मुख्तलिफ दस्तखत की वजाहत के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को 20 फरवरी तक पेश होने की मोहलत दे दी है। अगर दूसरी तरफ बात करें शेख रशीद अहमद को भी, तो उनको भी जमानत मिलने के बाद जेल से रिहाई मिल गई है। रिहा होने के बाद शेख रशीद ने ऐलान किया है कि अगर इमरान खान ने दोबारा जेल भरो तहरीक की कॉल दी तो वो दोबारा गिरफ्तारी देंगे और जेल उनका ससुराल है, वो डरते नहीं हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्ट खुर्रम मलिक, आपको लिए चलते हैं जमान पार्क के बाहर, वो मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फिलहाल वहाँ पे क्या सूरत हाल है, क्योंकि कप्तान के खिलाड़ी वहाँ जमान पार्क में इस वक्त रात भर से मौजूद हैं उनकी हिफाजत के लिए। जी खुर्रम मलिक बताइएगा अब तक फिलहाल क्या ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल वर्दा, जैसे ही लाहौर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की दरख्वास्त हिफाजत ज़मानत जो है मुस्तरद हुई, उसके बाद पुलिस की भारी नफरी जो है रात गए जमान पार्क के अतराफ जो है वो चक्कर लगाती रही और कारकुनान जो है रात गए यहाँ पर जमे गफीर जो है पहुँच चुका था और हमने देखा कि कारकुनान जो है काफ़ी ज़्यादा तहश में दिखाई दे रहे थे, गुस्से में दिखाई दे रहे थे कि हम अपने कायद को किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार होने नहीं देंगे। अब सुबह का वक्त हो चुका है तो वही कारकुनान जो है एक दफ़ा फिर नए अज़म के साथ जो है वो सामने आ रहे हैं। कारकुनान का यही कहना है कि इमरान खान को किसी सूरत जो है वो गिरफ्तार होने नहीं दिया जाएगा और हमने देखा कि कई रोज से कैंपिंग का यहाँ पर एहतमाम जो है वो किया गया है। कारकुनान अपनी मदद आपके तहत यहाँ पर जो है वो नाश्ता और खाने पीने का एहतमाम जो है मुकम्मल तौर पर कर रहे हैं। लेकिन यकीनन इमरान खान एक मकबूल तरीन लीडर हैं और इमरान खान को अगर PDM या निगरान हुकूमत गिरफ्तारी के हवाले से कोई प्लानिंग कर रही है तो रेजिस्ट जो है वो कारकुनान भी करेंगे, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो सामने नजर आएगी। कारकुनान जो है रात गए शदीद गम और गुस्से में दिखाई देते, शदीद नारेबाजी भी की और हुकूमत के खिलाफ भी जो है वो नारेबाजी की और यहाँ पर कारकुनान के साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप जो है वो रात गए यहाँ पर मौजूद रही। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर कारकुनान के लिए नाश्ते का जो अच्छा खुर्रम, कोई अहम मुलाकातें होती हुई नजर आ रही हैं आपको फिलहाल जमान पार्क में? कुछ इस हवाले से अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रात के जो लीडरशिप थी सीनियर वो इमरान खान से जी बिल्कुल बता, रात के जो सीनियर लीडरशिप थी जिनमें हमाद अजहर और फ़रक हबीब समेत दीगर जो रहनुमा थे वो इमरान खान से मुलाकात के बाद जब बाहर आए उनकी जानिब से जो है वो बताया गया कि इमरान खान की जानिब से जो है वो यही कहा जा रहा है कि गिरफ्तार होने से मैं वो यकीनन वो नहीं डरते हैं और हमने भी यही देखा कि कारकुनान को जैसे ही इमरान खान का पैगाम मिला तो कारकुनान जो है सही। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम मलिक। बेचते हैं कि खान साहब गिरफ्तारी से नहीं डरते, लेकिन कप्तान के खिलाड़ी कि वो रेड लाइन है, वो कह रहे हैं कि हमारी रेड लाइन क्रॉस ना करें। उनके कप्तान के खिलाड़ी जो हैं वो उनको गिरफ्तार होने नहीं देंगे। आप देख सकते हैं कि जमान पार्क के बाहर कल रात से ही सारे कारकुनान खड़े हुए हैं, वहाँ पे सीनियर लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद है, उनकी गिरफ्तारी होने नहीं देंगे क्योंकि खान हमारी रेड लाइन है। ये भी टॉप ट्रेंड में शामिल हो चुका था पहले भी और अभी भी यही नारे लग रहे हैं। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, मजीद इस हवाले से बात करेंगे और महंगाई के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं असद कैसर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनको वेलकम कहेंगे, उनसे जानेंगे कि कैसर साहब सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सुबह सुबह आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज़ इमरान खान ने एक बार फिर ये कह दिया है कि मौजूदा मसाइल का हल सिर्फ साफ शफाफ इलेक्शन है और उसके सिवा कुछ नहीं है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या आपकी जमात इक़्तिदार में आ भी जाती है तो आपके पास इस मुआशी भंवर से निकलने का कोई हल मौजूद है? क्या कोई बेहतर मुआशी टीम बनाई रखी है? आप लोगों ने कोई प्लानिंग, कोई स्ट्रेटेजी करके रखी है? और अगर कोई हल मौजूद नहीं है या अगर है भी आपके पास तो इसमें क्या बुराई है कि अगर मौजूदा हुकूमत के साथ मिलकर इस वक्त आप कौम को मुश्किल से बाहर निकालें? नहीं, बेसिकली देखिए, ये आपको पता है कि जब हम हुकूमत में थे तो उस वक्त हमारी GDP ग्रोथ क्या थी? उस वक्त 6.7 हमारा GDP ग्रोथ थी, जबकि इस वक्त क्या है? उस वक्त जब हम थे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो थी ना वो 16 पॉइंट समथिंग थी, मैं वो बोल रहा हूँ तो, और ये इस वक्त 3 पॉइंट समथिंग है, तो बहुत बड़ा फर्क है। हमने देखिए, हमने एक आज़ाद पॉलिसी रखी, हमने तमाम जितनी भी
खासकर जो इकॉनमी के बारे में खान साहब रोजाना मीटिंग करते थे, तमाम मुख्तलिफ स्टेक होल्डर को बुलाते थे, ट्रेडर्स को बुलाते थे और सबसे एक मुसलसल मुशावरत की बुनियाद पे एक पॉलिसी को हम आगे बढ़ा रहे थे। बीच में हमारी हुकूमत खत्म हो गई तो हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बिल्कुल क्लियर है हमने किस तरह इस मुल्क को आगे लेके जाना है, इस मुल्क को कैसे इस माशी बहरान से निकालना है। हमारे पास सही, लेकिन साहब इमरान खान ने तो ये पेशगोई भी की है कि IMF के मौजूदा प्रोग्राम और मिनी बजट के बावजूद पाकिस्तान के मौशी हालात ठीक नहीं होंगे। उनके ये बयान किस तरफ इशारा कर रहे हैं, कुछ आइडिया है आपको, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? असल में ये हुकूमत जो है ना, इसकी सबसे पहले तो इसकी मॉरल हैसियत भी खत्म हो चुकी है और कानूनी हैसियत भी खत्म हो चुकी है। ये देख रहे कि इस वक्त जो पार्लियामेंट को इन्होंने रबर स्टैम्प बनाया हुआ है और पार्लियामेंट में जिस तरह इन्होंने अपोजिशन लीडर बनाया हुआ है, तो पार्लियामेंट तो फारिग है, न पार्लियामेंट काम कर रहा है, न इनके पास जो इस वक्त एक फौज जफर मोज है कैबिनेट की, वो कोई परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। उसकी प्रॉब्लम ये है बुनियादी कि ये मुख्तलिफ ख्याल लोग हैं, क्योंकि एक इमरान खान की नफरत में या उनकी दुश्मनी में जो इकट्ठे हो गए हैं, इनके पास कोई कंक्रीट प्लान नहीं है। और ये जो IMF के हवाले से जो खान साहब ने बात की, बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि ये इनका तो ये टारगेट ही नहीं है, उनका तो मकसद ही नहीं है कि मुल्क को क्राइसिस से निकाले। इन्होंने जो अपना मकसद था, नेब के कवानीन खत्म करवाए, इन्होंने नेब के केसेस खत्म करवाए, इन्होंने जितनी रिलीफ दी थी अपनी दी लेनी थी वो रिलीफ ले रहे हैं। इनका जो उनकी कमिटमेंट कोई नहीं है इस मुल्क के साथ। सही कह रहे हैं साहब, ऐसा लग रहा है कि हुकूमत आई सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आई थी, इसको आवाम का कोई होश नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। आप महंगाई देख सकते हैं। वैसे साहब, इस मुल्क के एक साबिक वजीर आजम जो हैं शाहिद खाकान, उन्होंने भी कल एक अहम बयान देते हुए कहा था कि अगर इमरान खान ने कुछ गलत किया है तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, मगर इनको गिरफ्तार करके जेल भेज देना अगर कोई ये सोच रहा है तो ये गलत होगा। उन्होंने ये साफ मेंशन की थी ये चीज़ ना। इमरान खान को जेल में रखना दुरुस्त इक़दाम नहीं हो रहा है, उनके इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? हम अप्रिशिएट करते हैं और समझते हैं कि एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन की उसका उनकी अप्रोच ठीक है। देखिए, ये सियासत जो है ना, इंतकामी सियासत से ये मुल्क को आप किधर लेके जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है, किधर जो है ना आप इस मुल्क को जो है ना अपनी जाती अना की बुनियाद पे, जाती इंतकाम की बुनियाद पे इस मुल्क को जो है ना इस मुल्क के मुस्तकबिल के साथ, इस मुल्क के फ्यूचर के साथ आप खेल रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, हमारा मुस्तकबिल है, हमारा कैरियर है, और इसको अपनी जाती अना और तस्कीन के लिए सही। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता अगर इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं या इलेक्शन से पहले कोई ऐसा फैसला सामने आ जाता है जिसके बायस इमरान खान आइंदा इलेक्शन में शरीक ना हो सकें, तो इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ प्लान किया है आप लोगों ने इस बारे में? इंशाअल्लाह इस किस्म का कोई कुछ नहीं होगा। इनके इरादे हैं, इनके ख्वाहिशात है, ये अपने ख्वाहिशात और इरादों में नाकाम होंगे। और जेल पर तारीख तो वैसे भी हमने रखा हुआ है, हम तो वैसे भी 15-20 दिन के अंदर अंदर कर रहे हैं, तो जेल पे जाने कोई प्रॉब्लम नहीं है, और तो हम सब फिर जाएंगे, खुशी से जाएंगे। सही, बहुत बहुत शुक्रिया असद कैसर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ थे और इन्होंने वादा वाज़ेह कर दिया कि अदालत की तरफ से इनको इस तरह का कोई बयान आने का कोई खदशा तो नहीं है, लेकिन अगली इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी वो फिर आगे ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अवाम महंगाई से बहुत परेशान है। मिनी बजट के नाम पर अवाम पर मौशी बम गिरा दिया गया है। IMF की शराइत पर मिनी बजट अवाम पर महंगाई का बम बन के गिरा और जनरल सेल्स टैक्स में भी इजाफा कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान कराची से हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि काशान ये बताइए कि आवाम के क्या तासुरात हैं? हर चीज़ महंगी हो गई, 27% टैक्सेस बढ़ गए हैं। आप मुर्गी तो कहीं कहीं तो 800 तक भी पहुंच गई है। मेरे इलाके में कल 800 रुपए किलो मुर्गी मिल रही थी। जी बिल्कुल, देखिए बहुत शुक्रिया। वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से मिनी बजट तो पेश कर दिया गया है, पर यह मिनी बजट जो है आवाम के ऊपर बम बनकर गिरा है। जबकि GST सेल टैक्स जो है उसके ऊपर भी इजाफा कर दिया गया है, 17 से 18% जो है इजाफा किया गया है। जबकि लग्जरी आइटम्स के ऊपर 25% जो है वफाकी गवर्नमेंट की जानिब से इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक निजी होटल के बाहर। सुबह सुबह आवाम जो है यहाँ पर नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जबकि कराची के अंदर जो है गैस की किल्लत जो है उसमें भी इजाफा हुआ। सुबह के औकात में जो है गैस की फराहमी जो है मअतल कर दी जाती है, घरों के अंदर गैस नहीं होती है, लोग जो है होटल पे आके नाश्ता करते हैं। जबकि एक पराठा जो है माजी के अंदर 25 रुपये का जो फ़रोख्त हो रहा था, वो पराठा जो है आज 40 से 45 रुपये में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहा है। जबकि इसाक डार
साहब की जानिब से तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया था ये टैक्स जो है हम रोजाना बढ़ाते रहते हैं, एक ही दफा क्यों ना आवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाते, पेट्रोल की कीमतें जो है वो भी बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद काशान। ये बात महंगाई का दौर है, महंगाई से आवाम दो चार है और उसके साथ सोने पे सुहागा के घरों में गैस भी नहीं आ रही है। आवाम पकाएं तो दूर की बात है, बाहर से लेके खाएं क्या, अपने पास पैसे रखे क्या, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा मुश्किल दौर जो है वो तनख्वाहदार तबके का है। वो परेशान है, समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, पेट्रोल से फिर ऑफिस पहुंचे कमाने जाएं। अगर पेट्रोल डलवा लेंगे तो ऑफिस जाके कमा के जो लेके आएंगे तनख्वाह तो पेट्रोल में ही सारी चली जाएगी, बाहर होटल से खाना खाने में चली जाएगी। घर में क्या रखें, बच्चों को क्या खिलाएं, क्या करें, गुजारा कैसे करें। बहुत मुश्किल दौर है, बहुत मुश्किल हालात हैं। लेकिन इस मुश्किल हालात में आवाम को अगर थोड़ा सा कोई रिलीफ देता है, कोई स्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो वो देता है PCL यानी कि खेल, यानी कि स्पोर्ट्स। जो क्रिकेट के शायकीन हैं वो अपनी थोड़ी टेंशन रिलीफ कर लेते हैं PSL के मैचेस को देख के। और अगर PSL के बारे में हम बात करें तो कराची किंग्स को मुसलसल दूसरी शिकस्त का मजा चखना पड़ा है कल, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मैच 4 विकेटों से जीत लिया है। साजिद खान, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि कराची किंग्स के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं या कप्तानी ठीक नहीं हो रही है, क्यों मुसलसल दूसरी बार उनको शिकस्त का मजा चखना पड़ा? बहुत शुक्रिया वर्दा, यकीनी तौर पर बहुत ही आला आपने मैच की सूरत हाल बताई और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत ही आला इंट्रो, बहुत ही आला क्रिकेट लवर पाकिस्तान। यकीनी तौर पर तमाम मुश्किलात के बाद भी एक पाकिस्तान सुपर लीग, शहर कराची की आवाम जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग को तमाम टीमों को सपोर्ट करती है और कराची 13 मैचों में 12 मैच हार चुकी है और कराची की कप्तानी, फील्डिंग और प्लानिंग नाहल यकीनी तौर पर नाकाम हो गई। ये कराची होम टाउन, होम ग्राउंड में जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई है, बैट कप्तानी कहूँगा, बैट प्लानिंग कहूँगा, हैदर और जहां शदील की बात की, अगर ये यहाँ पर रन नहीं बनाएंगे तो सर वसीम अकरम तो यकीनी तौर पर शुगर के हाई मरीज है, खुदा न खासे दुनिया से ना चले जाए। उनको इतनी टेंशन दे दी लड़कों ने। एक वाहिद ही बंदा वसीम अकरम जो पाकिस्तान सुपर लीग कराची के रिचा के सदर है, वो बल्ला पकड़ के बॉल पकड़ के खुद तो नहीं खेल सकते, मोटिवेट कर सकते। मेरी वसीम अकरम से बात हुई, वसीम अकरम परेशान है, कह रहा साजिद में क्या करूं, इनको बता ही सकता हूं। जिस तरह हैदर आउट हुआ, जिस तरह शदील आउट हुआ, इनको रन बनाना नहीं है और जिस टीम को फील्डिंग करना ना है, जिसको बॉलिंग करना ना है, और 170 रन पे टीम हो गई। मैं इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान जो मेरे सक्रिय मुश्ताक के दामाद बन चुके हैं और मैं ऑल क्रेडिट सक्रिय मुश्ताक को देता हूँ। पिछले 2-3 साल में जिस तरह शादाब खान ने अपने आप को मोटिवेट किया और पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह उसने कप्तानी की है ना, और जिस तरह इस्लामाबाद की टीम जेल होके खेली है, मैं यहाँ पर चैंपियन टीम तो कहूँगा। जिस तरह आजम खान जो मेरे शागिर्द मोइन खान के बेटे हैं, जिस तरह उसने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, ये है पाकिस्तान का फ्यूचर। फहीम अशर ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आसिफ ने बहुत अच्छा मैच फिनिश किया। मोहम्मद आमिर के एटीट्यूड के बारे में क्या कहेंगे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही? देखिए, मोहम्मद आमिर को सोच लेना चाहिए। पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास कप्तान बाबर आजम के लिए जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, मेरे ख्याल में मोहम्मद आमिर को आप पहले तो खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। इस अजीम क्रिकेटर की कह रहे हैं और अजीम क्रिकेटर, अजीम कप्तान पाकिस्तान का गुजरा है। और मोहम्मद आमिर जो 120 की पेस से बॉलिंग करते हैं, उनकी बॉलिंग तो उस तरह की बॉलिंग भी नहीं है, उस तरह की लेंथ और डायरेक्शन नहीं है। वो ग्रेट प्लेयर के लिए बात कर रहा है, ग्रेट पाकिस्तान के कप्तान के लिए बात कर रहा है। पहले तो मोहम्मद आमिर साहब अपने गिरबान में झांकें और किसी भी ऐसे खिलाड़ी के लिए जिसकी दुनिया मानती हो, जिसको दुनिया और पाकिस्तान के नौजवान का रोल मॉडल है बाबर आजम, उसके लिए आप ये अल्फाज यूज कर रहे हो। पहले अपनी कारकर्दगी तो बेहतर करो, फिर उस तरह कारकर्दगी में दुनिया में जाके पाकिस्तान का नाम तो रोशन करो। सही। अच्छा, और रोमान रईस के कमबैक को कैसे देखते हैं आप? आई थिंक बिलियन रहमान रईस जैसा क्रिकेटर, फाइटर, बॉलर, फाइटर इंसान, जिस तरह 2 साल पहले वो कम बैक कर अनफिट हो गया, जिस तरह से अपनी इंजरी को कवर किया, फिर असिस्टेंट कोच बने, लेफ्ट आर्म बॉलिंग करके साथ लेंथ और डायरेक्शन, जैसे हमने पहले भी बात की, फास्ट बॉलिंग जो है लेंथ और डायरेक्शन करने वाली बॉलिंग, और 3 जो शॉर्ट फॉरवर्ड की क्रिकेट होती है 120 बॉलों में, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको बॉल करने आना चाहिए, नया बॉल और पुराना बॉल। तो ये रहमान रईस का आपने बहुत इंपॉर्टेंट नुकता उठाई, नौजवान को सोचना चाहिए, अपकमिंग बॉलर को सीखना चाहिए। रहमान रईस अनफिट हुए, ये इस्लामाबाद को चैंपियन बनाया, ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल आउटस्टैंडिंग उसने बॉलिंग की, उसने हिम्मत नहीं हारी, उसने हिम्मत को नहीं छोड़ा, मेहनत को नहीं छोड़ा, और जिस तरह से कमबैक किया है, ये है पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ियों का। बदकिस्मत है जिस तरह उनको चांस नहीं मिल सका जितना उसको मिलना चाहिए था। जितना चांस मोहम्मद आमिर को मिल रहा है, इतना रहमान रईस को मिलता तो शायद पाकिस्तान के स्टार बॉलर बन के सामने आता। चलें, अभी होप के आगे जाके उनको मौका मिले। अच्छा, ये बताएं कि आज पेशावर मुल्तान का मैच है, तो आपको कौन लग रहा है कौन जीतेगा? मुल्तान सुल्तान के पेशावर जुल्म ढाएंगे मुल्तान पे?
देखिए मुल्तान ने जिस तरह कराची कोयटा को ट्रैप किया और हाँ। कोयटा के जो ग्राउंड में जैसे कोयटा की टीम को हमने फेवरेट करार दिया, क्यों ना फेवरेट करार, चैंपियन टीम थी। जिस तरह कोयटा के अगर खिलाफ मुल्तान ने अगर रिजवान ने जिस तरह कप्तानी की, विकेट पे बॉल उस तरह नहीं आ रहा था, मगर वहां भी आपने देखा एक फास्ट बॉलर ने, नौजवान टैलेंटेड फास्ट बॉलर 150 की बॉल से बॉल की है, पूरी कोयटा की टीम को बैकफुट पे कर दिया, पेस से भगा दे। इस 2020 क्रिकेट में पाकिस्तान के टॉप लेवल के बैट्समैन खेले थे, ओवरसीज प्लेयर जो कोयटा के थे वो बैकफुट पे चले गए। सरफराज यकीनी तौर पर जिस पे टीम डिपेंड करती थी वो आउट हो गई, टीम आउट हुई। हफीज 8वें नंबर आए, जो टीम की आप बैटिंग स्टैंड देख लें, मगर उस नौजवान फास्ट बॉलर की मैं तारीफ करूंगा, उसने 5 विकेटें हासिल की और 150 की पेस से उसने बॉलिंग की है। तो ये सही 5 विकेटें हासिल की और अच्छी तेज बॉलिंग की। बहुत बहुत शुक्रिया साजिद खान, हमारे यूथ थे और आपको लग रहा है कि शायद आज मुल्तान फिर से दोबारा से जीत जाए। और आप क्या सोचते हैं, आपको कौन लगता है कि आज कौन सी टीम जीतेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मीनवाइल एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। आज जुम्मे का मुबारक रोज़ है और आज हम एक स्पेशल सेगमेंट लेके आते हैं आपके लिए, इस्लामिक सेगमेंट, जहाँ पे हम आपको कुछ ना कुछ एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कुछ नॉलेज देते हैं। आपको मालूम होगा कि रजब का मुबारक महीना जारी है और इसे तो वैसे तो कहा जाता है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है और जन्नती अफराद इस नहर से फैज़याब होंगे। ये वही महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी तख्लीक़ कायनात, वजह तख्लीक़ कायनात आक़ाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज अता की गई थी, जिसमें अल्लाह ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफ़ा भी अता किया था। अल्लाह पाक ने कुरान में कमो बेश 80 जगह नमाज अदा करने का हुक्म दिया है। माह रजब और मेराज मुस्तफ़ा की अहमियत पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब। उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले मुफ्ती साहब ये जानना चाहूँगी कि रजब वैसे तो हुर्मत वाला महीना कहलाता है माशाल्लाह, और इस माह में मेराज अता की गई थी। मेराज की राहत के हवाले से हमारे नाज़रीन को कुछ आगाह करेंगे प्लीज़। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आपका शुक्रिया, आपने मुझे इस हसीन मौजू पर लबकुशाई का मौका दिया है। रजबुल मुरज्जब में जहाँ और बहुत सारे इस्लामी तारीखी मामलात हुए हैं जिसकी वजह से रजब को शोहरत हासिल है, वहीं पर मुसलमानों के यहाँ इस माह मुकर्रम में एक रात ऐसी भी है कि जिस रात को अल्लाह वहदहू ला शरीक ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौजज़ा-ए मेराज अता फरमाया। ये मौजज़ा-ए मेराज का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात के मुख्तसर से हिस्से में सबसे पहले मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, फिर मस्जिद अक्सा से आसमानों पर, फिर आसमानों से आगे सिदरतुल मुंतहा और सिदरतुल मुंतहा से आगे फिर लामकान और अर्श तक सैर करवाई। और ये इतना लिमिटेड टाइम था, मुख्तसर टाइम था कि हुजूर गए तो इसको बयान स्टार्ट करने के लिए यूँ कहा जाता है कि आप गए थे तो कुंडी हिल रही थी, वापस तशरीफ लाए थे तो कुंडी हिल रही थी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो मौजज़ा है, हुजूर को दिए गए जो मौजज़ात हैं उनकी तादाद हज़ारों में है। इसी वजह से कहा जाता है कि हर नबी को मिला मौजज़ा एक है, मौजज़ा बन के आया हमारा नबी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, आपकी सिफ़ात, आपका तकल्लुम, आपका तबस्सुम, आपका चलना, आपका सोना, जागना, उठना, सब मौजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बड़े बड़े मौजज़ात अता फरमाए गए उनमें से सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान है और कुरान के बाद जो सबसे बड़ा मौजज़ा है वो ये मेराजुन नबी। मेराजुन नबी हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये जो तोहफा दिया गया है, ये जो मेराज का मौजज़ा दिया गया है, इसमें कोई एक मौजज़ा नहीं है। इस मौजज़े के दौरान, क्योंकि ये तो एक सफ़र है और इस सफ़र के दौरान फिर सैकड़ों ऐसे मौजज़ात मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं कि जो इसमें ज़ाहिर हुए हैं। आपका मुख्तसर से वक्त में सफ़र करना, फिर इसके बाद आपके सदर मुनव्वर का चाक हो जाना, यानी आपके सीने अतर को चाक करके आपके कल्ब मुनव्वर को निकाला गया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाकर अंबिया को इमामत करवाना, फिर मस्जिद अक्सा के अंदर तमाम नबियों का तशरीफ लाना, फिर वहाँ पर एक मुख्तसर सी मस्जिद है कि जहाँ 4-5 हज़ार लोग जो है ना वो समा सकते हैं,
वहाँ पर 1.25 लाख नबियों का समाज आना, फिर हुजूर को उनको इमामत करवाना, फिर अल्लाह के नबी का आसमानों पे जाना, तो ये खुद भी एक लिबास बशरी में जो शख्सियत हो उसका जमीनों से ऊपर आसमानों पर बगैर किसी इक्विपमेंट के आपका तशरीफ ले जाना, ये सब मौजज़ात हैं। आपका वापस आना। मुफ्ती साहब ये पूछना चाहूँगी कि मेराज की रात को रोज़ा अक्सर लोग रखते हैं कि जब हम कुछ इबादत करते हैं, हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहते हैं तो हम रोज़ा रखते हैं, तो मेराज की रात रोज़ा रखने की क्या फजीलत है? हमारे व्यूवर्स को कुछ आगाह करेंगे, नाजरीन को। देखें, मेराज ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है, तो ये उमूमन इसका रुझान मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन और रहीम के लिए कि ये 27 रजबुल मुरज्जब को ये बड़ी रात है, यानी इस रात को ये मौजज़ा अता किया गया। और ये मैं जो चीज़ बात कर रहा था वो कंप्लीट हो जाए कि अल्लाह के नबी को अल्लाह ताला ने ये मौजज़ा आलम बेदारी में अता किया। और ये कहा जाता है कि ख्वाब में आप आसमानों पर तशरीफ ले गए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हुजूर ख्वाब में आसमानों पर तशरीफ ले जाते तो कुफारे मक्का का इनकार बनता नहीं था, क्योंकि ख्वाब में तो कोई कहीं भी जा सकता है। तो कुफारे मक्का का इनकार करना, फिर हुजूर का दलील देना, फिर उस पर मस्जिद अक्सा का उठाकर आपके कदमों में जिब्रील अमीन का ले आना, ये सब इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला ने आपको आलम बेदारी में ये मौजज़ा अता किया था। जी बेशक। अब इसमें ये जाहिर है हमारे लिए खुशबख्ती खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को इतनी इज्जतों से नवाजा है, आसमानों पे बुलाया है, फिर आपकी उम्मत की बख्शिश का वादा किया है, आपकी उम्मत के लिए 5 नमाजों का तोहफा दिया, पहले 50 नमाजें दी, फिर जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसरार किया तो फिर अल्लाह ताला ने उनको घटाया। और यहाँ बड़ी दिलचस्प सी बात है कि हुजूर परेशान हो गए कि मेरी उम्मत 50 के मुकाबले में 5 पढ़ेगी। तो एक होता है कि अगर ज्यादा पढ़ते तो ज्यादा सवाब कमाते, तो अल्लाह ताला ने आपके कल्बे अतर के इस ख्याल से को जानता है अल्लाह ताला, तो उसने फरमाया कि ए महबूब, हमने नमाजें कम की, हमने सवाब को कम किया। तो जब उम्मत के लिए बख्शिशों अताओं का ये सिलसिला हुआ तो इसकी खुशी में, इसके शुक्राने में अगर अगले दिन रोजा रखा जाए तो इसको फुकाए किराम ने मुस्तहब लिखा है, यानी सवाब का काम है, बहुत फजीलत की बात है। और बाद लोगों ने ये भी लिखा है कि इस दिन का यानी अगला दिन जो आता है 28 जो ना रजब का, तो यानी 27 रजब, क्योंकि ये 27वीं तो शब हो गई ना, तो अगला जो दिन आ रहा है 27 रजब का, तो इस 27 रजब का जो रोजा रखना है तो उसका बाद लोगों ने इसको लिखा है कि इसका 1000 रोजे का सवाब मिलता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। लेकिन बहरहाल ये बहुत फजीलत की बात है इस दिन को रोजा रखना। अच्छा मुफ्ती साहब, शब मेराज के दिन कई महफिलों का इंतजाम किया जाता है, लोग इबादत करते हैं, नवाफिल अदा करते हैं, तो इसके बारे में भी हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा प्लीज़। देखें, वैसे तो हर रात ही बड़ी रात है। वो किसी ने कहा था कि हर वो दिन जिस दिन अल्लाह का खौफ मिल जाए वो तेरे लिए ईद का दिन है, और हर वो रात जिस रात को तुझे इबादत का सुकून मिल जाए वो तेरे लिए शब बारात और ईद की रात है। माशाअल्लाह। तो वैसे तो हर रात ही हम मुसलमानों के लिए अहमियत की बात है, लेकिन बहुत सारी रातें अपनी चूंकि ये रात, ये वक्त, ये ज़र्फ है, तो ये ज़र्फ अपने मजरूफ की वजह से, होने वाले वाक़यात की वजह से, ये बहुत सारी रातें ये आम रातों से बढ़ जाती हैं, और अल्लाह ताला कुरान में इनको वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह कहकर अपना दिन करार देता है। और इसीलिए कुरान मजीद, कुरान रशीद में अल्लाह ताला फिर मुख्तलिफ रातों की कस्में भी उठाता है। फिर लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर की बात भी करता है, वल फज्र व लयालिन अश्र की बातें करके इनकी कस्में भी उठाता है। तो इस हवाले से इस रात की इबादत जो है, जाहिर है ये एक बहुत बड़ी रात है कि इस रात को अल्लाह ताला ने अपने नबी को इतना बड़ा मौजज़ा अता किया। जैसे कुरान वाला मौजज़ा जिस रात को मिला वो लैलतुल क़द्र है, तो कुरान के बाद ये सबसे बड़ा मौजज़ा है जो रसूलुल्लाह को अता किया गया। तो मुसलमान इस रात को बड़े अच्छे अंदाज से इबादत करके अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा करते हैं और अल्लाह ताला का की वारगाह से बख्शिश और मग़फ़िरत की भीख भी मांगते हैं। बेशक, मग़फ़िरत की भीख मांगनी चाहिए। अब कसरत से अल्लाह ताला से दुआ मांगे और हर रात आपकी बात करें। मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। असल में वक्त की कमी है, बहुत माजरत के साथ हमारे आगे भी गेस्ट वेट करें। वैसे वक्त दिल तो नहीं चाह रहा कि गुफ्तगू ख़त्म हो, लेकिन शो आगे भी बढ़ाना है, तो आपका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इस मुबारक दिन के मौके पर आपने हमें आगाही बख्शी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी उनका। और
बेशक हर रात इबादत की रात हो सकती है, जिस रात आपको ये एहसास हो जाए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा के उससे माफ़ी मांगे तो वही रात आपके लिए बड़ी रात हो जाती है। और उन्होंने बता भी दिया कि रोज़ा रखना भी फजीलत है इस रात को, तो फजीलत बटोरिए। और ख़ास तौर पे बोल एंटरटेनमेंट पे आपके लिए खुसूसी ट्रांसमिशन का रजब की भी इंतज़ाम किया गया है, जिसे फैसल कुरैशी होस्ट करेंगे, तो ज़रूर देखिएगा हफ्ते की रात बोल एंटरटेनमेंट पे शब मेराज से रिलेटेड खुसूसी ट्रांसमिशन। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ खेल के मैदान से। तो आपको मिलवाएंगे कि पिछले दिनों इस्लामाबाद में 22वीं कौमी ख़वातीन नेट बॉल चैम्पियनशिप 2023 का इनेकाद हुआ था, जिसमें वापडा की वुमेंस टीम ने टाइटल अपने नाम किया। निशा सुल्तान कप्तान है नेशनल वुमेंस नेट बॉल टीम की, उनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम निशा, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें अपना वक्त दिया। ये बताइएगा कि नेट बॉल में वापडा की टीम ने टाइटल अपने नाम किया, कैसी तैयारियां थी, जब जीत को गले लगाया तो कैसा महसूस किया, किस तरह सेलिब्रेट किया, क्या फील हो रहा है? जी थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो हमारी वापडा की टीम हमेशा से स्ट्रॉन्ग आती है, नेशनल्स के लिए हमारी प्रैक्टिस होती है। वापडा प्लेयर्स को स्टार्टिंग से 1 महीने पहले से कैंप में बुलाता है और कैंप रखता है ताकि वो लोग कम्पीट कर सके, जो विनिंग टीम्स, जो दूसरी टीम अच्छी तैयारी के साथ आती हैं। सो हम लोग एक महीने पहले से कैंप कर रहे थे, सुबह शाम हमारी ट्रेनिंग हो रही थी। उसके बाद फिर हम फुल तैयारी के साथ नेशनल्स में आए थे। मेन टारगेट हमारा आर्मी था, तो आर्मी से हमारा सेमीफाइनल पड़ा था। सेमीफाइनल में फिर आर्मी को हराने के बाद फिर फाइनल हमारा सिंध से पड़ा था। सो अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए। जहाँ हम देखते हैं कि और दूसरे दीगर खेल भी हैं, उनको इतनी पजीराई नहीं मिलती है, वहीं पर ही अगर हम नेट बॉल देखें तो ये इतना कॉमन नहीं है, लोगों में अवेयरनेस नहीं है। आजकल की यूथ इस तरफ आ नहीं रही है, इसकी वजह क्या है? कैसे लोगों को अवेयरनेस देंगी आपकी ये इस गेम की तरफ आएँ, इम्प्रूवमेंट करें इसमें? जी मेन मसला पाकिस्तान में यही है, वो क्रिकेट के अलावा और दूसरे जो गेम्स है, नेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। अगर इन पे ध्यान देंगे तो फिर जो दूसरे क्रिकेट के अलावा किसी और खेल पे ध्यान ही नहीं दिया जाता, मसला यही है, उनको बेनिफिट मिल सकता है, वो अपने फ्यूचर नहीं दिया जाता, बिल्कुल नहीं दिया जाता। गवर्नमेंट बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करती हमें। पाकिस्तान नेटबॉल फेडरेशन वाहिद नेटबॉल एक फेडरेशन है जो लड़कियों को मोटिवेट करती है, जो लड़कियों के लिए इवेंट्स रखती है, वो चाहे स्कूल लेवल पे हो, यूनिवर्सिटी लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे भी इवन सिर्फ हमारी फेडरेशन की सपोर्ट होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं मिलती। अगर गवर्नमेंट से हमें सपोर्ट मिले, हमें प्रॉपर ग्राउंड मिले, हमें प्रॉपर कोचेज़ मिले, तो फिर हम नेशनल और इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं इंशाल्लाह। बेशक हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है। जिस तरह से ख़वातीन स्पोर्ट्स में आगे आ रही हैं, ये बात काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के कोचेज़ किस तरह के थे, किस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है आपको? अगर बाहर ममालिक देखा जाए तो वहाँ की और यहाँ की ट्रेनिंग में कितना फ़र्क है? क्या अभी भी हम कोई पुराने तरीक़ों पर चल रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी कोई हम नई टेक्निक्स लेके नहीं आए हैं? ऐसा ही है, पुराने तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है। पाकिस्तान वापडा डिपार्टमेंट्स के जो प्लेयर्स हैं उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल रहा होता है उस जी। वहाँ पे हमारी नेशनल्स की, हमारा जो अभी रिसेंटली जो इवेंट हुआ तो सबसे बड़ा मेगा इवेंट होता है हमारा, तो उसके लिए हमें पाकिस्तान वापडा तैयार करता है फुल, हमें अच्छी ट्रेनिंग मिलती है, अच्छे कोचेज़ मिलते हैं। तो उसके अलावा जो हमारी इवेंट्स वगैरह होते हैं उसमें हमें कोचेज़ वगैरह प्रोवाइड नहीं किए जाते, और ग्राउंड, सबसे बड़ी बात ग्राउंड हमें नहीं मिलते, अच्छी जगह नहीं मिलती प्रैक्टिस के लिए, कोचेज़ नहीं मिलते, तो इस वजह से हमें बहुत मसलों का सामना करना पड़ता है। आप कब से खेल रही हैं नेट बॉल, और आपको कैसे शौक हुआ था इस नेट बॉल ये स्पोर्ट्स खेलने का? फैमिली में कोई है या खुद से? अच्छा, मैं हूँ बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान की। सो जब मैं इंटर के बाद कराची आई थी, मैं बचपन से स्पोर्टी थी, मुझे खेलने का बड़ा शौक था, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं होने की वजह से, ग्राउंड्स वगैरह नहीं मिलने की वजह से फिर मैं वहाँ पे खेल नहीं पाती थी। फिर जब मैं कराची आई थी, कराची में फिर मुझे नेटबॉल का पता चला था सोशल मीडिया के थ्रू, और मेरी एक फ्रेंड खेलती थी उसके थ्रू। फिर उसके बाद मुझे नेटबॉल पसंद आया था, उसके बाद फिर मैंने नेटबॉल खेलना शुरू किया था। पहले मैं सिंध के लिए खेलती थी, उसके बाद मेरी हाइट अच्छी थी, फिर पाकिस्तान वापडा ने मुझे बुला लिया था। अब मैं पाकिस्तान वापडा के लिए खेलती हूँ और मैं शूटर खेलती हूँ। अच्छा, वाह, ज़बरदस्त। अच्छा जी, तो अभी बताएं कि हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? और उसके अलावा सिंध में, मतलब पूरे पाकिस्तान में ऐसे बहुत, जी आप पहले कंटिन्यू कीजिए। क्या कहेंगी सिंध में ऐसे बहुत से? क्या जी देखें, मैं शायद गिलगित बल्तिस्तान की हूँ, इसीलिए जी सिंध में, मतलब सिंध में नहीं, पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ऐसे गेम्स में, वॉलीबॉल, नेटबॉल, बास्केटबॉल और भी दूसरी गेम्स है, रग्बी एंड ऑल,
इनमें पाकिस्तान के लिए मेडल लिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, लेकिन हमारी सोशल मीडिया उनको हाईलाइट नहीं करती। अगर ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को हाईलाइट किया जाए, मीडिया में लाया जाए, सो दूसरी जो यूथ है पाकिस्तान की, उनको मोटिवेशन मिल सकती है। बहुत सारा पाकिस्तान में हिडन टैलेंट है जो छुपा हुआ है, जिनको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। सेम मेरे साथ भी यही था, जब मैं गिलगित बल्तिस्तान में थी मुझे अवेयरनेस नहीं थी। शायद मैं अगर बचपन से अगर नेटबॉल खेलती या दूसरी गेम्स में होती तो मैं अभी इस लेवल से मैं ऊपर होती, इससे मैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही होती। लेकिन अवेयरनेस नहीं होने की वजह से टैलेंट हमारा छुपा ही रहता है, ऊपर नहीं आता। तो मीडिया को चाहिए कि ऐसे टैलेंट्स को हाईलाइट करें, ऐसी स्टोरीज़, लड़कियों की बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, लड़कों की बहुत अच्छी स्टोरीज़ होती हैं, उनको हाईलाइट करें ताकि जो यंग जनरेशन है उनको मोटिवेशन मिले और वो भी आगे आएँ। सही, अपने फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं निशा? फ्यूचर प्लान्स देखें, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के लिए हम कोई मेडल जीतें, एशियन गेम्स होते हैं हम उसमें पार्टिसिपेट करें, गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करें, स्पॉन्सर्स मिले हमें, ताकि हमें एक्सपोजर मिले, फिर हम जाके देखें वहाँ पे कैसे होती है ट्रेनिंग, वो लोग कैसा, उनको कैसे कोचेज़ मिलते हैं, या वहाँ से हमें हमारे लिए कोचेज़ बुलाएं ताकि हम पाकिस्तान के लिए मेडल जीतें। यहाँ पे पाकिस्तान में प्लेयर का जितना लेवल है वहाँ तक मैं जा चुकी हूँ। सुल्तान हमारे साथ मौजूद, और ये वाकई उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है लोगों को, जिससे लोग खेल में आगे आ सके। हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, नो डाउट, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ वो अपनी सलाहियत को दिखा सकें, उजागर कर सकें। अगर ज़रा सी भी गवर्नमेंट की सपोर्ट हो जाए या ऐसे क्लब्स खुल जाए यहाँ पर जिससे लोगों को अपनी ट्रेनिंग करने का मौका मिले, तो नो डाउट हमारा मुल्क, हमारे मुल्क के बच्चे पूरी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, और अब जिक्र कर लेते हैं पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का, जो हमेशा जिस पे हम सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हमारा एजुकेशन सिस्टम शायद तबाह हो चुका है। 75 साल हमें हो गए हैं, लेकिन हम 75 साल में अपना तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बना सके, और हम ख्वाहिश रखते हैं कि जी हम आगे बढ़ें और दुनिया में, पूरी दुनिया में जाएं, बेहतरी की तरफ आगे जाएं। अगर प्राइवेट स्कूल्स और प्राइवेट ट्यूशन सेंटर्स की हम बात करें तो उन्होंने एक माफिया का रूप धार लिया है, जहाँ पे सिर्फ फीसें ली जाती हैं, बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। और गवर्नमेंट स्कूलों का निज़ाम जैसा है वो हम सब बखूबी वाकिफ़ हैं उससे, कोई बच्चों को अपने गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजता। और हद ये हो गई है कि सरकारी खर्चे पर जिंदा रहने वाली, जायदादें बनाने वाले सरकारी टीचर इस काबिल तक नहीं है कि वो बच्चों को सही तरबियत, सही तरीके से पढ़ा सके। काफ़ी वीडियोज़ सोशल मीडिया पे वायरल होती हैं जहाँ बच्चों को मारा पीटा जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल्स में पैर दबाए जा रहे हैं, पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो इन तमाम मसाइल पर हम बात करेंगे। हम आज तक उस 75 साल या उससे भी कहूँगी कई दिहाइयों पुराने एजुकेशन सिस्टम पर क्यों फंसे हुए? रट्टाफिकेशन हमारे यहाँ है, हम कॉन्सेप्ट के एजुकेशन पर नहीं जाते। हम बात करते हैं कि बच्चों को आगे भेजें, लेकिन दुनिया भर में क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है हम वो फॉलो नहीं कर रहे, और क्यों नहीं कर रहे इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कमर रिजवी, AIGP सिंध है। वैसे तो ये इनका ताल्लुक पुलिस डिपार्टमेंट से है, लेकिन फिर भी इनकी तालीम के शोबे में खासी खिदमात हैं, तो इनको वेलकम कहेंगे अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आप डॉक्टर भी हैं माशाल्लाह पेशे से, और माशाल्लाह से आपका अदब से भी ताल्लुक है और एजुकेशन से भी आपका ताल्लुक है। तो आप मुझे ये बताएं कि हम अभी तक अपने एजुकेशन सिस्टम को बेहतर क्यों नहीं कर सके? हम कोशिश करते हैं, हम दूसरों से मुकाबला करते हैं अपने इंटरनेशनल ममालिक से, लेकिन उनकी एजुकेशन सिस्टम में और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जी, एजुकेशन से तो मैं इस तरह से वाबस्ता हूँ कि एक इदारा है यूनाइटेड नेशंस का, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, उनकी तरफ से बहुत लेक्चर लिए क्राइम पे भी, लॉ पे भी और क्रिमिनोलॉजी पे, वेरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो अब तालीमी जो सूरत हाल है वो आपको भी पता है, और आपने बड़ा अच्छा उसके ऊपर बोला। थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा कि बिल्कुल तबाह नहीं हुआ। आपको वाकई लगता है? मैं भी सरकारी इदारों से पढ़ा हुआ हूँ, तो लेकिन आपका दौर जो था उस वक्त फिर भी पढ़ाई होती थी, लेकिन अगर आजकल की हम बात करें 100 years ago नहीं था, लेकिन 75 साल या 60 साल, आपके लिए 30 साल सही है। 30 साल पहले जो हाल था आज तो उससे भी बुरा हाल हुआ। बात ये है, अच्छा ऑन द कॉन्ट्ररी जो सरकारी स्कूलों के टीचर्स होते हैं वो क्वालिफाइड होते हैं, उनके पास मयारी डिग्री होती है तो वो अपॉइंट होते हैं, इस तरह अपॉइंट नहीं होते। जबकि मैं माजरत के साथ मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा, जबकि प्राइवेट स्कूल्स में उमूमन, सबकी मैं बात नहीं कर रहा, उमूमन कोई मयार नहीं है
जिसको मर्जी आई आपने। अच्छा, मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी आपकी बात से। थोड़ी सी बात मैं कंप्लीट करूंगी। आप बात कीजिए। उसके बावजूद क्योंकि इंग्लिश मीडियम होता है, मेयार इससे बेहतर होता है। आप सरकारी स्कूलों में उनको जो सिखाना शुरू करते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ाना ही देर से शुरू करते हैं और मेयार भी वो नहीं होता। लेकिन बात यह है कि वो डेडिकेशन कम हो गई स्टूडेंट्स में भी। सिर्फ मैं टीचर्स को वो नहीं दूंगा इल्ज़ाम, बच्चों में भी वो मेयार नहीं रह गया कि वो पढ़ाई में दिलचस्पी लें और उस तरह से एजुकेशन हासिल करें। दूसरे इसके तबाही का एक सबब ये बना कि हमारी जो डिग्रीज़ हैं वो हमारी उससे ओरिएंटेड नहीं है नौकरियों के साथ कि आपको उसके बाद नौकरी क्या मिलेगी। जो हमारे पास हुनर सिखाने की डिग्रियां हैं वो कम है। ये सबसे बड़ा मसला है कि हमारे यहाँ जो हमारे नौजवान हैं उनको ये बात क्लियर ही नहीं है कि उनको किस मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में डिमांड क्या, उनको कितने प्रोड्यूस होने चाहिए। एक हर साल जब पॉलिसी बनती है, एजुकेशन पॉलिसी बननी चाहिए और हर साल आप ये कंसीडर करें कि किस फैकल्टी में लोग जाएंगे, उनको वो उनका इतने साल में वो ग्रेजुएट करके बाहर निकलेंगे, तो उस वक्त मार्केट की डिमांड क्या होगी, तो उसके साथ सिंक्रोनाइज करने की जरूरत है। हम क्यों नहीं ये इस चीज को थोड़ा सही सा कर पाए? सिंक्रोनाइजेशन की ज़रूरत है। तो जहाँ सारे चीज़ों में हमारे माशरे में डिटेरियोरेशन हुई है हर इदारे में, वहाँ एजुकेशन एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया है। एक ड्रॉबैक है हमारे एजुकेशन। जी बिल्कुल, तो बहुत बड़ा। बिल्कुल आप इस बात से अग्री करें कि हमारे एजुकेशन के नाम पर रट्टाफिकेशन या मेमोरी या जहानत का इम्तिहान होता है, काबिलियत का इम्तिहान नहीं होता। मैं तो ये समझता हूँ कि यू कैन नॉट सी क्रैमिंग विद स्कॉर्नफुल आइज। रट्टा भी ज़रूरी है। चीज़ें याद नहीं होंगी। मैं थोड़ा सा वाज़ेह कर दूँ। जी जी। चीज़ें याद नहीं होंगी तो आप डॉक्टर हैं, आपने समझ लिया कि मरज़ क्या है, उसका इलाज किस तरह करना है। अब अगर मुझे दवाओं के नाम याद नहीं, पेशेंट सामने बैठा हुआ है और कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर है, मैं क्या कर लूँगा? नहीं देखिए, वो तो याद आपके रूटीन वर्क में एक चीज़ आएगी, हाँ, तो आपकी मेमोराइजेशन भी करनी है, मेमोराइजेशन भी करनी है, क्रैमिंग भी करनी है, जिसको आप रट्टा कहते हैं, क्रैमिंग भी करनी है। इट इज़ एसेंशियल। मैं बच्चों को ये मिसगाइड नहीं करूंगा कि जी क्रैमिंग नहीं करनी, चीज़ याद रखो, जुमलों से याद रखें, तरतीब से याद रखें और समझने के बाद, जब आप समझने के बाद याद रखेंगी ना एक चीज़ को, जब आप समझ लेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैं दवाओं का, मैं फार्माकोलॉजी में मैंने एमफिल किया हुआ है, मेरे रिसर्च पेपर भी हैं। अगर आप दवाओं का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ लेंगे तो फिर दवा का नाम आपको याद रहेगा उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की निस्बत से। डॉक्टर साहब बात वही आ गई ना कि अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, यू आर वेरी राइट। तो दोनों चीज़ों का अमलगम है, क्रैमिंग भी करनी है, चीज़ समझनी भी है, चीज़ें आसान नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, क्रैमिंग भी करनी है और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है। दोनों चीज़ों को साथ लेके चले, किसी एक चीज़ को आप सिंगल आउट ना करें, अलग करके ना रख दें। सही। अच्छा, आप हमारे नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? आजकल आप देखें सब बच्चे अपने नौजवान जो एक नई चीज़ मार्केट में पॉप आउट होती है उसके पीछे भागना शुरू हो जाते हैं, वो कोर्सेज करना शुरू होते हैं और आजकल सब बच्चे शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं। डिग्रीज के पीछे जो अच्छे बड़े-बड़े डिग्री होल्डर्स हैं, मास्टर्स के डिग्री होल्डर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, जिसकी मार्केटिंग होती है उस चीज़ के पीछे बच्चे भागने लगते हैं, अपनी पढ़ाई छोड़ के उसके पीछे भाग जाते हैं। यू आर वेरी राइट। और ये बड़ा अफसोसनाक है। हमारे यहाँ हमें चाहिए कि रेगुलेटरी ऐसे इदारे हों जो इन ऐसे कोर्सेज पे, ऐसी चीज़ों पे नज़र रखें और बच्चों को मिसगाइड करने के बजाय उनको बाकायदा, और है भी इदारा हमारा HEC वगैरह की तरफ से तो अनाउंसमेंट होते हैं कि इन इदारों में ना जाएं या ये कोर्सेज अडॉप्ट ना करें, लेकिन उस लेवल पे नहीं है आगाही, अवेयरनेस नहीं है। जी बिल्कुल, वो जो इब्लाग है, वो हमारा इब्लाग वो डिसमिनेट करने की ज़रूरत है। उसको ऑन एंड ऑफ आप चैनल्स पे चलाएं। आपके बहुत सारे चैनल्स जो हैं वो विदाउट एनी पेमेंट ऐसी चीज़ें वेलफेयर की चला देते हैं जो फलाह के लिए होती हैं। मैंने अक्सर देखा है चैनल्स पे, वो कुछ उसके लिए चार्ज भी नहीं करते और आप ऐसी चीज़ें होती हैं। बताएं आप उनको कि जी इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं होगा या ये कोर्स कर रहे हैं तो ये वैलिड नहीं है। बिल्कुल इसका इब्लाग ज़्यादा होना चाहिए। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जानते हैं कि आप बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, वहाँ पे लेक्चर्स भी देते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ का जब आप दौरा करते हैं या वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे किस किस्म की लाइकनेस आप देखते हैं? क्या चीज़ बेहतर होनी चाहिए हमारे नौजवान में या पढ़ाई के निज़ाम में, यूनिवर्सिटीज़ में? नौजवानों में मैं समझता हूँ एक चीज़, मैं मायूस तो नहीं हूँ उनसे, लेकिन एक चीज़ का जौहर कम होता जा रहा है, वो ये है कि उन्हें इसका यकीन कम होता जा रहा है कि वो सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें कामयाबी मिलेगी। मेरा ख्याल है ये गलत उनका कॉन्सेप्ट है। सच्चाई ही में कामयाबी है और इसी में फला है, इसी में फला है। और हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कहाँ लाइकनेस है? यूनिवर्सिटीज़ में देखिए नथिंग इज़ हंकी डोरी, लेकिन आइडियल सिचुएशंस तो नहीं है। जितना भी है मैं तो कहूँगा कि कोशिश सब कर रहे हैं आगे बढ़ने की। मुसाबिकत की एक आपस में जो वो कॉन्टेस्ट है वो अच्छा है, मुसाबिकत भी है इन यूनिवर्सिटीज़ में आपस में, तो अच्छी पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रहे हैं।
अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ चीज़ के लिए नहीं आप अग्री करते हैं। अच्छा, अगर हम अपने हाई स्कूल सिस्टम्स की बात करते हैं या सेकेंडरी स्कूल सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो एजुकेशन सिस्टम हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात कही। मेरे ख्याल में तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम होनी चाहिए। हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी ऑफ करिकुलम नहीं है। किसी इदारे में अलग चीज़ पढ़ाई जा रही है, दूसरे इदारे में अलग पढ़ाई जा रही है। और मुल्कों में भी ऐसा होता है, सिर्फ पाकिस्तान में, तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी ऐसा होता है कि कोई जो उनके प्राइवेट इदारे हैं उनका करिकुलम निस्बतन मुख्तलिफ होता है और दूसरे का मुख्तलिफ होता है। कुछ तो आपको लैटिट्यूड देना पड़ता है। हमारे बहुत पुराना हमारा पुराना भी है, क्योंकि हमारे यहाँ अगर हम बात करें, अगर आप मैंने कि आज तक हम बच्चों को फ्लॉपी डिस्क और डॉस पढ़ा रहे हैं, हम उससे बाहर नहीं निकला है। मेरे बच्चे आके मुझसे पूछे मम्मा फ्लॉपी क्या होता है? जी जी बिल्कुल दुरुस्त। अब उनको दिखाना पड़ता है, घर में ढूंढनी पड़ती है। फ्लॉपी तो खैर होती नहीं, फिर पिक्चर निकालनी पड़ती है कि जी बेटा ये फ्लॉपी। बिल्कुल, हम लोगों ने तो फिर भी देखी हुई है। मैं तो आपको भी इतनी उम्र का नहीं समझ रहा था कि फ्लॉपी आपने देखी होगी। नहीं, मैंने देखी भी है बचपन में। लेकिन बहरहाल अब बच्चों को बताना, तो आपको नहीं लगता कि अगर कंप्यूटर बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो जो आजकल के दौर के हिसाब से पढ़ाएं, उस पुराना जो समझ नहीं आता। कंप्यूटर आप पढ़ाएं, कंप्यूटर पे सिखा के बिठा दें, प्रैक्टिकल ऑन हैंड सिचुएशन दें, हैंड्स ऑन होना चाहिए, बजाय ये कि आप उसको किताब में पढ़ाएं कि पहले एग्जिट पे जाओ, टिक करो। भाई वो एग्जिट पे आप उसको ले जाएं, सामने उसके कंप्यूटर खुलाओ, टिक करो। नहीं, आप देखें, आप छोटे से छोटे बच्चा देख लें, 2 साल का 3 साल का बच्चा उठा लें, उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा दें। 3 साल का बच्चा खुद ही, 4 साल का बच्चा खुद ही उसको फिंगर चलाना आ जाएगी कि मुझे स्लाइड करना है। क्यों? क्योंकि हम उसको प्रैक्टिकली उसके हाथ में वो चीज पकड़ाते हैं। हम उसको कहते नहीं कि बेटा ये याद करो, अगर राइट क्लिक करोगे तो ये होगा, लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये होगा। बिल्कुल आप दुरुस्त तो अपने स्कूलों में ये निजाम क्यों लेके नहीं आते कि हम कॉन्सेप्ट के ऊपर जाएं, सिचुएशन दें। हम क्यों कहते हैं कि जितनी मोटी-मोटी मैथ्स की बुक्स जो है वो अलजेब्रा अलग करो, ज्योमेट्री अलग करो। बच्चों में कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप उनको स्टेज पे लाके खड़ा कर दें कि बेटे ये 2 लफ्ज बोल दो, या जो समझाया अभी, या जो मैंने अभी समझाया है, इसलिए कि हम इसको इनकरेज नहीं करते। हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आपने प्रेजेंटेशन बच्चे से करवा ली या उसको उस पर बुला लिया तो वो अपने लिए सजा समझने लगता है। हाँ, मेरा तो ख्याल है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है, कसरत से होना चाहिए। आप स्टेज पे बुलाएं, उसको रोस्ट्रम थमाएं, उससे कहें कि जो अभी समझाया उसमें से कुछ 2 लाइनें ही बोल दो, तो थोड़ा सा हमें मुख्तलिफ करना पड़ेगा। चलें, आखिर में बिल्कुल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप माशा नेशनल लेवल के शायर भी हैं, तो आखिर में एजुकेशन सिस्टम के हवाले से कोई अगर एक आध शेर। शेर एजुकेशन सिस्टम के हवाले से तो कर नहीं, चलें महंगाई पे ही कर दें। गजल आपको सुना दें। चलें, गजल सुनाएं। गजल से पहले चंद अशार। चलें जी, इरशाद। नसीम कुए सनम से अलाव जलते हैं, नसीम कुए सनम से अलाव जलते हैं, वगरना शोला जा यूं भड़क नहीं सकता। नसीम कुए सनम से अलाव जलते हैं, वगरना शोला जा यूं भड़क नहीं सकता। रहे हयात अगर गर्दिशों से हट जाए, रहे हयात अगर गर्दिशों से हट जाए, लहू वो लाख मगर दिल धड़क नहीं सकता। क्या बात गजल के चंद अशार कि हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने ताबीर तो क्या ख्वाब बदलते देखे। क्या बात। हमने देखे हैं नए रूप शबिस्तानों के, हमने ताबीर तो क्या ख्वाब बदलते देखे। हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा, हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा। राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे, हमने राहबर को बदलते हुए मंजिल देखा। राह में जब कभी अहबाब बदलते देखे, हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर, हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। हमने दरबार की नाकूस सियासत सुनकर मस्जिदों मिंबरों महराब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तार ज़मीं को देखा, डगमगाते हुए रफ्तार ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। डगमगाते हुए रफ्तार ज़मीं को देखा, महवरे इल्लत व असबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। हमने हर ताज़ा तगय्युर के बपा होने पर, हल्क़े मुनीसो अरबाब बदलते देखे। हर घड़ी अंजुम महताब बदलते देखे, सब तेरी बज़्म के आदाब बदलते देखे। क्या बात है, बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और दिल तो नहीं चाह रहा कि मैं आपसे आपकी गज़ल ख़त्म को, दिल चाह रहा है कि एक और सुनूं, लेकिन वक्त की कमी है हमारे पास, आगे भी हमें बढ़ना है कि हमारी अगली गेस्ट उनसा हमारा वेट कर रही हैं और बहुत ही फेमस टैरो कार्ड रीडर हैं। उनसा के पास चलते हैं, उनको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम उनसा, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं उनसा? बिल्कुल ठीक, आप बताएं क्या बात है, क्या प्रेडिक्शंस कर रही हैं? उस दिन आपने बताया था कि जी कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच मुल्तान जीतेगा, और वाकई मुल्तान जीता, छा गई उनसा।
जी अल्लाह का शुक्र है कि जब बहुत खुशी होती है जब कोई प्रोडिक्शन जो है वो ठीक हो जाती है। आज की प्रेडिक्शन क्या करेंगी, आज कौन जीतेगा? आज मुल्तान और पेशावर के बीच में मैच है, पेशावर ज़िल्मी और मुल्तान सुल्तान। अच्छा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़िल्मी, यहाँ आज मुझे थोड़ा सा पेशावर ज़िल्मी की तरफ ज्यादा फेवर कर रहे हैं कार्ड। बाकी जो अल्लाह की रजा, लेकिन ये है कि पेशावर ज़िल्मी की तरफ ज्यादा मेरा नजर आ रही है कि जीतते हुए नजर आ रहे हैं आज का मैच। अच्छा, यानी पेशावर ज़िल्मी आज के दिन आपको मैच जीतते हुए नजर आ रहे हैं। चलें जी, अल्लाह खैर करे, लेट्स सी। ये तो आज पता चलेगा कि मैच में क्या होने वाला है। उनसे अगर पॉलिटिकल हवाले से कुछ बात करूं तो खान साहब के चाहने वाले सारे आज कल रात से बल्कि ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हैं और खान साहब की गिरफ्तारी का भी सुनने में आ रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, खान साहब सितारे क्या कह रहे हैं, क्या गिरफ्तारी मुमकिन हो पाएगी या ताला से कोई ऐसा फैसला आएगा जिससे वो इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के लिए जो कार्ड्स हैं वो इस वक्त की जो एनर्जी नजर आ रही है टैरो कार्ड्स की, वो बड़े चैलेंजेस नजर आ रहे हैं। बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स और साजिशें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और बैक ऑफ द मतलब ये कि बहुत ज्यादा उनके खिलाफ जो है कॉन्स्पिरेंसी नजर आ रही है। पॉलिटिकली जो है वो मुश्किलात नजर आ रही है इमरान खान साहब के लिए। पूरी कोशिश है और साजिशें हैं कि इमरान खान साहब को इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना किया जाए या गिरफ्तार कर लिया जाए, और अरेस्ट करने के बाद अगर इमरान खान साहब अरेस्ट होते हैं तो मैं नहीं समझती कि जो है वो वापस आ सकेंगे और ज्यादा वो प्रॉब्लम्स में घिर जाएंगे। और लेकिन मेरे जो टैरो कार्ड्स यही कहते हैं कि वो अरेस्ट होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अथॉरिटी का मेरे पास कार्ड्स है। एम्परर का कार्ड एक बहुत बड़ा मेजर का कार्ड होता है और उनकी एक अथॉरिटी है, उनकी एक जगह है अवाम के दिलों में, अवाम की जिंदगी में। मुझे पॉलिटिकली एक अथॉरिटिव पर्सन है, तो इतना आसान नहीं है उनको काबू करना या उनको अरेस्ट करना। सही। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी खान साहब की तो गिरफ्तारियां होती हुई नजर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद और रहनुमाओं की आपको गिरफ्तारियां होती हुई नजर आ रही हैं कि सिचुएशन ऐसी बनाई जा रही है कि आवाम का महंगाई पे से ध्यान हटा के मुझे लग रहा है कि पॉलिटिक्स की तरफ लाया जा रहा है। कि देखिए, एक तरफ तो जो है ना अवाम परेशान है, महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू हुआ है, और दूसरी तरफ जो है वो यहाँ पर जो पीटीआई के खिलाफ बहुत सारे जो है महाज खड़े किए जा रहे हैं और मजीद बढ़ते जाएंगे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो बढ़ती जाएंगी पीटीआई वालों के लिए। तो बिल्कुल वजह मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मजीद गिरफ्तारियां हो सकती हैं पीटीआई वालों की। अच्छा, सही। तो आगे सितारों की तरफ बढ़ते हैं उनसा। तो आज का दिन आप बताएं कैसा रहेगा सितारों के लिए, और अगर वीकेंड तक बताते तो ज्यादा अच्छा है। जी जी बिल्कुल। एरीज के लिए जो एनर्जी नजर आ रही है, कुछ नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया रिलेशन शुरू कर सकते हैं, शादी के चांसेस नजर आ रहे हैं, नया कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, बिजनेस या फिर कोई जॉब अगर शुरू करना चाहते हैं तो एक बेस्ट एनर्जी नजर आ रही है एरीज वालों के लिए। टॉरस की बात करते हैं, टॉरस वालों के लिए जो है वो बहुत होपफुल कार्ड है, उम्मीद का कार्ड है और फेथ का कार्ड है कि जो भी काम करें अल्लाह के भरोसे पे करें और पॉजिटिव सोच कर करें। कभी भी नेगेटिव सोचेंगे तो वही चीज आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, तो बी पॉजिटिव। और टॉरस के बाद है जेमिनाई। जेमिनाई वालों के लिए थोड़े से चीजें ना कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड, घरेलू मामलात से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। जेमिनाई के बाद है कैंसर। उनसे थोड़ा जल्दी जल्दी बताइएगा कि वक्त की कमी है हमारे पास, हमें बीच में छोड़ना पड़ जाएगा वरना। जी जी, गुड न्यूज़ मिल सकती है कैंसेरियंस वालों को, कोई भी बच्चे की पैदाइश हो सकती है, शादी से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड। लियो वालों के लिए मुझे डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है, एक अच्छा टाइम शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। सेहत का लियो वालों को ख्याल रखना चाहिए। लियो के बाद है वर्गो। वर्गो वाले किसी पुराने दोस्त को याद करते हुए नजर आ रहे हैं, कोई पास का रिलेशन है वो उनके दिमाग से बाहर नहीं निकलता। इस वक्त अगर वो कारोबार में पैसा लगाएं तो बहुत अच्छा है। लिब्रा वालों के लिए जिस काम में भी जो है हाथ डालेंगे इस वक्त उनको बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, तो पेशेंस की जरूरत है। स्कॉर्पियो वालों के लिए ट्रैवलिंग मुझे नजर आ रही है, इस हफ्ते कहीं सफर पर जा सकते हैं।
सेजिटेरियस वालों के लिए इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करेंगे तो हो सकता है उनको नुकसान मिले, या अगर कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो इस वक्त उनको नहीं लेनी चाहिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए कोई अथॉरिटिव पोजीशन मिलती हुई नजर आ रही है, प्रमोशन हो सकती है, सैलरी उनकी इंक्रीज हो सकती है। एक्वेरियस वालों के लिए थोड़े से हालात कुछ थोड़े से मुश्किलात का शिकार भी हैं, लेकिन शादी रिलेशन के हवाले से कामयाबी नजर आ रही है। पाइसेस वालों के लिए जो है गुड न्यूज नजर आ रही है, और जो भी प्लानिंग करेंगे उनके लिए पॉजिटिव साबित होगी, उनको कामयाबी मिलेगी। सही, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया उनसा, आपने हमें सितारों के हवाले से अपडेट किया और पॉलिटिकल सिचुएशन से ही बताया कि क्या सूरत हाल आपके कार्ड्स के अकॉर्डिंग सामने आ रही है। और आज पेशावर ज़ल्मी का आपने कहा पलड़ा भारी रहने का भी आपने पेश गोई की। थैंक यू सो मच वंस अगेन उनसा। कि आपका आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ पाकिस्तान की खूबसूरती की। सर्द मौसम वैसे पाकिस्तान से रवानगी की सोच में है, कराची से तो चला ही गया लेकिन पाकिस्तान से जाने की भी सोच रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तो इन दिनों शदीद सर्दी वहाँ पे पड़ रही है और गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में है। बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिशें और बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का हाल जानने के लिए चलते हैं हमारे नुमाइंदे नदीम खान की जानिब और जानते हैं उनसे वो कैसे वहाँ पे बारिश के और बर्फ के मजे ले रहे हैं। जी नदीम खान, बताइएगा कैसा मौसम है गिलगित बल्तिस्तान का? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान का मौसम आज भी शदीद सर्द है और गुज़िश्ता रोज से जो है धुंध छाई हुई है और बादल भी जो है आए हुए हैं। और इस वक्त हम गिलगित शहर में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सर्दी की शिद्दत जो है इस तरह महसूस की जा सकती है कि यहाँ पे जो इर्द गिर्द का पानी है वो भी मुकम्मल तौर पर मुंजमद हो चुका है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 3 रोज तक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों समेत मैदानी इलाकों में जो है बादल छाए रहेंगे। वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जो है वो बालाई इलाकों में जारी रहेगा और ज़िली इंतजामिया की जानिब से हिदायत भी जारी कर दी गई हैं कि बालाई इलाकों की तरफ बर्फबारी के दौरान और बारिशों के दौरान जो है गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तिनाब किया जाए। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि गिलगित बल्तिस्तान में आज अगर दर्जे हरारत की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 और कम से कम -2 रिकॉर्ड किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया नदीम खान, आप गिलगित बल्तिस्तान के मज़े ले रहे हैं। वहाँ का मौसम बड़ा सर्द है और देख के मज़ा आ रहा है। वैसे अगर आपको कभी रिलैक्स होना है तो आप कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान का रुख कर लीजिए, आप नेचुरली फ्रेश हो जाएंगे। इतनी नेचुरल खूबसूरती है हमारे मुल्क में कि कहीं बाहर जाने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी आपका डॉक्टर कमर रिजवी साहब, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू सो मच। और इस वक्त बढ़ते हैं आगे एक ब्रेक की जाने, मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, वापस आ गए हैं हम और अब आपको आगाह कर देते हैं मौसम की सूरत हाल से। तो बताते चलें आपको कि मुल्क भर में मौसम खुश्क रहेगा लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आज मतला जिज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है और इसके अलावा चित्राल और दीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की भी तवक्का है। शहर कायद की अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता रोज़ रात और सुबह के औकात में धुंध का समा देखा गया है। और अहम शहरों के दर्जा हरारत की अगर हम बात करें तो आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 रहने का इम्कान है, लाहौर में 29, इस्लामाबाद में 27, कोयटा में 24 और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। ये तो थी मौसम की सूरत हाल। अब यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपको मिलवाऊंगी पाकिस्तान के बहुत ही सीनियर, बहुत ही फेमस एक पर्सनालिटी से जिनसे मेकअप करवाने के लिए, जिनको जानने के लिए, जिनको देखने के लिए हम सब बेताब रहते हैं। वो कौन है, ब्रेक में सोचिएगा। मिलते हैं आपसे एक ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक जनाब, वापस आ गए हम ब्रेक पे से। जैसे मैंने आपको ब्रेक पे जाते वक्त बताया था कि अब मैं आपको मिलवाऊंगी पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनालिटी से, द मोस्ट फेमस एंड सीनियर मेकअप आर्टिस्ट, जिनसे मेकअप करवाने के लिए सब लोग तरसते हैं। और अगर हम टॉप मोस्ट सेलिब्रिटीज़ की बात करें जिसमें फवाद खान हो गए, माहिरा खान हो गई, तो अक्सर आप इनको लोगों के साथ देखते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रही हूँ। आज हमारे शो पे ये पहली बार मौजूद हैं और मैं इनका थैंक्स करना चाहूँगी दी अदनान अंसारी, द फेमस, द सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट ऑफ पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे अदनान? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अदनान, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि माशाल्लाह आप इतने सीनियर मोस्ट मेकअप आर्टिस्ट हैं और आप लोग जो भी मेकअप का एक लुक निकालते हैं, एक नया लुक ट्राई करते हैं, वो ट्रेंड बन जाता है। आपने नो मेकअप लुक
निकाला, स्टार्ट किया और वो आजकल ट्रेंड कर रहा है। लेकिन नो मेकअप लुक के नाम पे भी लोग इतना मनोटनो मेकअप थोप लेते हैं कि वो नो मेकअप लुक तो कहीं से लगता नहीं है, लेकिन फिर भी वो नो मेकअप लुक होता है। तो एक्चुअली नो मेकअप लुक होता कैसे, कैसे करना चाहिए? अगर अदनान अपनी स्पेशल टिप्स हमारे व्यूअर्स के साथ कुछ शेयर कर दें। सो नो मेकअप लुक ये होता है कि आप अपने सिर्फ फीचर्स को एनहांस करें। लाइक आप अपने आँखों को कंट्रोल कर लें, फेस को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। सो नो मेकअप लुक बेसिकली आप सिर्फ कंसील करें अपने जो फाइन लाइंस जो आपकी होती हैं, सर्कल्स होते हैं, हाँ, ये आपके स्पॉट्स हैं। सो बेसिकली नो मेकअप लुक ये होता है। तो फाउंडेशन और जो बेस वगैरह लगाते हैं वो ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए नाक पर तो वैसे भी आपको ज़रूरत ही नहीं होती मेकअप करने की। चीक्स पे आपको ज़रूरत ही नहीं होती फाउंडेशन लगाने की। सो फाउंडेशन का मतलब ये होता है कि आपको जहाँ पर प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक जो एरियाज़ हैं आपको वो वहाँ पर आप फाउंडेशन लगाएं और आप कोई भी सेटिंग पाउडर लगा लें, मस्कारा अच्छा सा लगा लें और लिप्स को शेप दे दें अगर आप शेप देना चाहते हैं, कंफर्टेबल है। और बिल्कुल नेचुरल कलर से आजकल चीक टिंट्स हो गए, लिप टिंट्स हो गए, ये बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो उससे भी अगर आप हल्का सा टच अप कर लें, दैट्स इट, काफ़ी है। बट फॉर मी नो मेकअप लुक यही होता है कि आप हल्का सा सुरमा डाल लें आंखों के अंदर। यू नो मेरा वर्किंग स्टाइल और मेरा जो भी है कि आप हल्का सा सुरमा डालें और आप लिप्स के ऊपर हल्का सा ग्लॉस लगा लें। मेरे लिए ये है कि आप मस्कारा लगा लें। ये 3 चीज़ें आपके बैग में हमेशा से होनी चाहिए। और यही बेसिकली नो मेकअप लुक है। वो नहीं कि जो फाउंडेशन बनो तनो हम थोप लेते हैं और बिल्कुल फिर न्यूड लिपस्टिक्स या न्यूड शेड्स लगा के फिर हम कहते हैं ये नो मेकअप लुक है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए अदनान ने ये बात क्लियर कर दी, यहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं अदनान की टिप्स को, ये हम आपको मौका दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा अदनान, आप नो मेकअप लुक की बात करें, अगर हम इतनी महंगाई हो गई है, हम अगर ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, फाउंडेशन वगैरह की बात करते हैं, तो अगर हम अच्छी महंगी इंपोर्टेड फाउंडेशन लेने जाते हैं तो वो इतनी महंगी हो गई हैं, टैक्सेस उस पर इतने लग गए हैं कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर हम लोकल प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो उससे हमारी स्किन ख़राब हो जाती है। तो कोई ऐसी प्रोडक्ट बता दें, सस्ती हो, जो अच्छी हो, जो आपकी स्किन को ख़राब भी ना करे, वो कौन सी है जो हमारे व्यूअर्स अपने पॉकेट में या अपने बैग में हमेशा रख सकते हैं? देखिए ये साइकोलॉजिकल अमल है। आई थिंक मुझे लगता है कि लोग महंगी प्रोडक्ट जब इस्तेमाल करते हैं तो उनको लगता है कि हमें फ़ायदा होगा इस चीज़ से, और लो बजट जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं तो हमें लगता है कि इससे स्किन ख़राब होगी। सो अगर गवर्नमेंट ने कुछ टैक्सेस लगाएं तो मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप लोगों को कि आप लोग पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें जो आपको सूट करती है। अब वो प्रोडक्ट अच्छा, ये स्किन पे भी बहुत डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट कौन सी स्किन पे सूट करती है, तो आप पैच टेस्ट करके लाजमी देख लें, राइट? हाँ लाजमी देखें। आप अपने कहीं पर भी स्किन के ऊपर आप लगाएं कि आपको कौन सा कलर सूट कर रहा है, और एकदम से आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा प्रोडक्ट। वो आप जब लगाते हो तो आफ्टर फ्यू डेज आपको वो रिएक्ट करता है। सही। so, फाउंडेशन लगाने से दाने निकल आए चेहरे पे, वो फौरन नहीं निकलते, वो लाइक वो 4-5 घंटे के बाद आपको लगता है, क्योंकि आप ज़्यादा फाउंडेशन लगाते हैं। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि मिनिमल अगर आप कुछ चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आपको नुकसान कम से कम होगा। जितना ज़्यादा आप लगाएंगे, जिससे आप ज़्यादा खाते हो तो फिर आपको मोटे हो जाते हो फिर आपको वोमिटिंग्स होती हैं और आपकी हेल्थ ख़राब होती है। इसी तरह से मेकअप का भी आप कम लगाएं और कम आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। आजकल जैसे आप देखते हैं ट्यूटोरियल्स देखते हैं यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें देखते हैं मनोटनो मेकअप भरा हुआ है और इतना मेकअप होता है, आपकी लैशेज और आई मेकअप, और आई मेकअप तो लैशेज के बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। तो क्या वाकई इतना ज़्यादा थोपना ज़रूरी है? कि अगर मैं अदनान अंसारी को जानती हूँ तो उनका तो सबसे ज़्यादा बहुत हल्का सा लाइट मेकअप होता है, आपकी ब्राइड्स भी बहुत खूबसूरत अपने ही फीचर्स में अच्छी नज़र आ रही होती हैं। मेकअप देखकर मुझे तो सारी चीज़ें से घबराहट होती है कि कौन होते हैं लोग जो ये सब चीज़ें करते हैं। मतलब लैशेस भी और मनो फाउंडेशंस भी और लिप्स को भी आप एनहांस कर लेते हैं, आंखों पे आप लैशेस भी बहुत ज़्यादा हैवी लगाते हैं। सो मेकअप का मतलब ये है कि आप अपने आप को अपनी ज़ात के साथ कंफर्टेबल हो, ना कि आप दूसरों के लिए करें मेकअप। अगर मैं मेकअप करता हूँ अगर अपना, तो मैं सिर्फ उतना करता हूँ कि जितना मुझे मैं कंफर्टेबल हूँ अपने साथ, जैसे मैंने अभी भी किया हुआ मेकअप, बट मुझको पता है कि मैं कंफर्टेबल हूँ इस चीज़ के अंदर। मैं अभी भी हाथ से हटा दूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सही, हाँ, एकदम अलग शक्ल निकल के नजर नहीं आएगी, या बारिश हो जाएगी तो हम भूत नहीं बन जाएंगे एकदम से, यही चीज़ है। तो यानी कि अगर आप कहीं बाहर भी जाएं और स्वेटिंग हो जाए आपको, तो इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, टिश्यू आपने डैप किया तो फिर आपका मेकअप ही चला गया। अच्छा अदनान, आज आपको पता है कि वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे भी है, और जो लोग नहीं जानते, जो अदनान को समझते हैं कि भाई इतने टॉप मोस्ट पर्सनालिटी हैं और इतने बड़े सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट हैं तो कैसे होंगे, तो मैं बाकायदा बताना चाहूँगी कि जो लोग अदनान के बहुत करीबी हैं उनको पता होना चाहिए कि अदनान बहुत डाउन टू अर्थ हैं और बहुत हम्बल हैं। तो आज के वर्ल्ड ह्यूमन स्पिरिट डे पे मैं पूछना चाहूँगी अदनान से कि आज का सोशल मीडिया का दौर है, हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, आप एज ए अदनान, जो आपके अंदर का अदनान है, वो सोशल मीडिया को कैसे देखता है और कैसे लेके चलता है?
वर्दा बीइंग अ सोशलिस्ट, मुझको ये लगता है कि जब आपके पास आवाज़ आ जाती है, जब आप सोशलिस्ट होते हैं, जब आपको 4 लोग जानते हैं, तो फिर आपकी लोग सुनते भी हैं जो भी आप बोलते हैं। तो मैं सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करता हूँ कि अगर मुझको लगता है कि कोई भी अपने पोस्ट कर रहा है कि मेरी माँ की कोई ये प्रॉब्लम है या वो हॉस्पिटलाइज हैं या डेथ हो गई। अभी रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड थे जिन्होंने असद, उनका नाम है असद न्यास, उन्होंने अपने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो कुछ बातें कर रहे थे, तो फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया कि ये चीज़ ऐसे नहीं, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए। सो मैं अपने सोशल मीडिया को ऐसे यूज़ करता हूँ कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या किसी का दुख मैं कम कर सकूँ अपनी आवाज़ से, अपने सोशल मीडिया से, तो मैं चाहूँगा कि उसको वो दुख में कम, उसकी खुशियों में इजाफा करूँ और उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे सकूँ। कि अगर आपको कोई हॉस्पिटल से रिलेटेड कुछ चाहिए या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं ज़रूर उनको कॉल करता हूँ और उनको वो खुशी मिलती है और मुझे वो कहते हैं कि आप उनके नज़र में मैं नोन पर्सनैलिटी हूँ। एग्जैक्टली, और आप एक सेलिब्रिटी हो, एक सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। उनको लगता है कि अगर अदनान अंसारी ने कॉल किए या अदनान ने हमसे बात की है तो फिर वो काउंटेबल होती है वो चीज़। अदनान, कभी ऐसा हुआ सोशल मीडिया पे कभी डीएम आया हो आपको कि मैं आपको अफोर्ड नहीं कर सकती बट आई रियली वांट कि मेरा ब्राइडल मेकअप आप करें? बहुत ज़्यादा होता है ऐसे, तो क्या करते हैं? मैं किया है। अच्छा, फ्री एफओसी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एफओसी अपनी गाड़ी से जाता हूँ, सामान रखता हूँ अपने हमजा। तो मैंने सुना था कि आपसे बात भी थी, आपकी अम्मी भी अक्सर आपको कहती हैं ना कि जी कोई भी आज कोई मेकअप के लिए तो अदनान मेकअप करेगा। ये नहीं होता कि नेबर्स जो भी होते हैं वो मेरी अम्मी को ही कांटेक्ट करते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर आप अदनान को, मोस्ट फेमस रिनाउंड पर्सनालिटी अदनान अंसारी अफोर्ड नहीं कर सकते तो अदनान की अम्मी के पास चले जाए, डीएम करने तो अदनान मेकअप कर देंगे। बिल्कुल कर देंगे। तो इतनी महंगाई के दौर में कोई मेकअप करवाना चाहता है तो अदनान को डीएम कर दे, वो आपका मेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। अच्छा अदनान, अभी रिसेंटली हमने देखा है कि हॉस्पिटल में भी लोग जाते हैं, टाइम कम है हमारे पास, तो हॉस्पिटल में अक्सर देखा लोग या तो बहुत ज़्यादा तैयार होकर जाते हैं या फिर बिल्कुल ऐसे ही मुंह उठा के चले जाते हैं कि आपकी पर्सनालिटी पे नहीं भी लगती। तो क्या किस तरह से जाना चाहिए? देखिए, मैं कहता हूँ कि जिस तरह से आप अपने आप को ग्रूम करके हॉस्पिटल जाते हैं उसी तरह से आप मरीज़ को भी अटेंड करें, क्योंकि मैंने देखा है कि एक खातून थी जो कि बहुत मेकअप करके आई थी और उनकी मदर बहुत ज़ईफ़ थी जो कि सहारे से चल रही थी, और मुझको ये दुख हुआ देख के कि उन्होंने मुझको कॉल की कि भाई बेटा आप मुझको यहाँ से उठा के यहाँ पर बिठा दें, क्योंकि उनकी बेटी जो थी वो उनको बहुत मिसबिहेव कर रही थी उनके साथ और वो कॉन्स्टेंटली फ़ोन पे लगी हुई थी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है कि एटलीस्ट आप जो भी करें, आप जैसे भी इंसान हो, लेकिन अपने रूट्स की, अपने पेरेंट्स की, अपने बुज़ुर्गों की आप उनको ऐसे लगा के रखें जिस तरह से आप अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। और या फिर जैसे बचपन में आपके माँ बाप को अपने कलेजे से लगा के रखते हैं ना, जब हमारे माँ बाप इस एज में आते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम उनको ऐसे लगा के रखें। थैंक यू सो मच अदनान अंसारी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने एक बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज भी दिया और हम लोग सब जान गए कि अदनान अंसारी बाय इन पर्सन इंटरनली कैसे हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग अदनान, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ही शो का वक्त होता है खत्म। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और वीकेंड है, एंजॉय कीजिएगा। हैप्पी वीकेंड। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।